नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारी। तो समान नागरिक संहिता या यूनिफॉर्म सिविल कोड एक ऐसा मसला जो देश के हर नागरिक से जुड़ा है। समान नागरिक संहिता के पक्ष और विरोध में बोलने वालों के अपने अपने तर्क हैं। मध्य प्रदेश के अलावा चुनाव से पहले उत्तराखंड, गुजरात में भी समान नागरिक संहिता लाने का वादा किया गया और अब मध्य प्रदेश में भी अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। उससे पहले एमपी में भी एक समान नागरिक संहिता लागू करने सरकार कमेटी बनाने जा रही है। वैसे केंद्रीय स्तर पर बीजेपी के घोषणा पत्र में धारा 370, राम मंदिर, 3 तलाक के साथ समान नागरिक संहिता लागू करना भी मुख्य रहा है। इस लिहाज से यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल कानून का मसला नहीं बल्कि सियासत का ऐसा मुद्दा जो राजनीतिक समीकरणों को उलटने पलटने की क्षमता रखता है। और अब एमपी में चर्चाएं बीजेपी ने छेड़ दी हैं तो इसके भी दूर तलक निशाने हैं। अगले साल मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, तो सवाल यही है कि समान नागरिक संहिता पर चर्चा सियासत का हिस्सा है या समाधान की कोशिश। आपके पूर्वजों ने बाबा साहब अंबेडकर जी के संविधान में जो पुरजोर पैरवी उन्होंने समान नागरिक संहिता को लागू करने की थी, उसको भी लागू नहीं होने दिया है। अब वक्त आ गया है जब एक विधान और एक संविधान और एक राष्ट्र के साथ में हम आगे बढ़ें। सुप्रीम कोर्ट की साहबाना जी को सुप्रीम कोर्ट से जीतने के बाद भी आपने हरा दिया था तुष्टीकरण की राजनीति के कारण से। ये तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बहुत नुकसान किया है। मैं तो आदरणीय कमलनाथ जी से भी निवेदन करूंगा कि उनको भी समान नागरिक संहिता पर अपनी राय को स्पष्ट रूप से जनता के सामने रखना चाहिए। ये धंधा एक तरह से जो चल रहा था 4 बीबी 24 बच्चे वाली प्रथा अब बंद होना चाहिए। हर नागरिक को एक शादी करने का अधिकार हो, उससे 1 या 2 बच्चे हों। इस बात के लिए कांग्रेसियों से भी हम प्रार्थना करते हैं कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने भी चीख चीख कर कहा था 2 बच्चे ही अच्छे, हम 2 हमारे 2, ये नारा इंदिरा गांधी ने लगाया था। तो सामान्य नागरिक कानून संहिता जब लागू हो जाएगा तो मैं समझता हूं कि आबादी पर नियंत्रण भी हो जाएगा और सब नागरिकों में ये भावना पैदा हो जाएगी कि हम सब हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम सब पर एक कानून है। सिविल पर शिवराज सिंह जी के बयान केवल जुमलेबाजी और चुनावी स्टंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है और सत्यता से परे है, सच्चाई से बहुत दूर है। इसलिए दूर है कि मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ट्राइबल का जो कानून है उसके लिए क्या करेंगे। ट्राइबल का अलग कानून है, नॉर्थ ईस्ट में जो अलग कानून चल रहा है उसका क्या करेंगे। ऐसे बहुत सारे रिलीजियस के कानून है जो सबके अलग अलग हैं, तो उसके चलते किस तरह का कॉमन सिविल बनाना चाहते हैं। ये केवल एक भ्रम है और मुस्लिम पर्सनल लॉ को एक ठेस पहुंचाने वाला काम है। मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करे कोई, एक देश में 2 विधान क्यों चलेगी, एक ही होना चाहिए। और मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं। समान नागरिक संहिता, एक पत्नी रखने का अधिकार है तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए, फिर ज्यादा क्यों होना चाहिए। और मुझे पता चला है तो सीएम शिवराज के ऐलान के बाद ये चर्चाएं मध्य प्रदेश में भी शुरू हो गई और मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि एक कमेटी भी बनाई जाएगी, समान नागरिक संहिता मध्य प्रदेश में भी लागू की जाए इसके लिए। हालांकि इससे पहले याद दिला दें आपको कि गुजरात और उत्तराखंड में भी चुनाव से पहले ऐलान किया गया था। इसे आप चुनाव से जोड़कर भी देख सकते हैं, लेकिन अगर आप केंद्रीय बीजेपी के घोषणा पत्र को देखें तो उसमें यह मसला बहुत महत्वपूर्ण तरीके से रखा गया है और आज से नहीं बल्कि कई दशकों से बीजेपी इस मसले को अपने घोषणा पत्र में रखे हुए है। लेकिन मध्य प्रदेश में अब ये चर्चाएं शुरू हुई हैं तो चर्चा हमें भी करनी पड़ेगी और क्या क्या इसके पहलू हो सकते हैं यह भी हमें देखना होगा। 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस मसले पर चर्चा करने के लिए। डॉक्टर उसाफ शामिर खुर्रम साहब हैं, अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया मुस्लिम त्योहार कमेटी के। बहुत स्वागत है खुर्रम साहब आपका न्यूज 18 पर। दिनेश गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत है आपका दिनेश जी। और संगीता शर्मा जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस मीडिया विभाग की। संगीता जी आपका भी स्वागत है। और बीजेपी के वरिष्ठ नेता दीपक विजय वर्गीय जी हमारे साथ हैं इस चर्चा में, आपका भी बहुत स्वागत है। खुर्रम साहब, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा। चर्चाएं शुरू हुई हैं, देश नहीं दूसरे राज्यों नहीं, अब एमपी में चर्चाएं शुरू हो गई हैं समान नागरिक संहिता की, यूनिफॉर्म सिविल कोड की। आपकी राय क्या है इस पर? राय तो सीधी और स्पष्ट है।
संविधान जब बनाया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने तो जी। सबको उनका हक दिया है, अधिकार दिया है। कहीं किसी के अधिकारों का हनन नहीं किया है, न किसी के अधिकारों पर कुठाराघात किया गया है। तो जब बाबा साहब ने कानून बनाया जो आज तक चल रहा है, जिससे हिंदुस्तान में कानून का राज है, तो उस कानून में संशोधन करके अपने अपने स्वार्थ के लिए उसको कुछ भी करना या ऐसे कोई बयान देना जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस खड़ा हो, ये शायद मुनासिब नहीं है। एक बात। दूसरी बात, यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात कर रहे हैं जी, कानून बनाने की। दो काम खुलेआम गैर कानूनी हो रहे हैं, गैर सामाजिक हो रहे हैं। सामाजिक अपराध खुलेआम हो रहा है। शादी करने का तो कानून है, मैरिज एक्ट है, सनातन का भी है, मुसलमानों का भी है, क्रिश्चियंस का भी है, सबका है, ठीक है ना। लिव इन रिलेशनशिप के तरीके पर काम हो रहा है और 35 टुकड़े कर दिए जाते हैं बच्ची के। वो जो असामाजिक अपराध है, गैर सामाजिक अपराध है, उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं हो रहा। बहुत अच्छी बात है खुर्रम साहब, आप इस पर भी बोले। एक बीच में आपकी एक बात पूरी सुन लीजिए। जो बात कर रहे थे उसमें एक छोटा सा सवाल और है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चाहते थे कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो और उसके लिए एक धारा भी रखी गई है, जब गुंजाइश होगी तब उसे लागू किया जाए। मेरी बात पूरी हो जाए संविधान में। जी। दूसरा एक सामाजिक अपराध और हो रहा है जी, जो नस्ल कशी की साजिश है। हिंदुस्तान में नस्लें मिट जाएंगी, जिसको समलैंगिकता कहते हैं। मर्द मर्द से शादी कर रहा है, औरत औरत से शादी कर रही है। कुदरत का कानून है, औरत की मर्द से शादी होती है तब बच्चे पैदा होते हैं, ठीक है ना। तो ये जो गैर सामाजिक काम खुलेआम हो रहे हैं, उनको कानूनी जामा पहनाने की कोशिश की जा रही है। इस पर विचार होना चाहिए, इस पर डिबेट होना चाहिए। ठीक है, आप विस्तार में ले गए मुद्दे को, ठीक है, हम उस पर भी कभी चर्चा कर लेंगे। लेकिन दीपक विजय वर्गीय जी, ये बताइए ना, जब चुनाव जहां नजदीक होते हैं, जहां जहां जिन जिन राज्यों में चुनाव है, वहां वहां आपको समान नागरिक संहिता याद आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड याद आ रहा है। अब मध्य प्रदेश की बारी है। देखिए, चुनाव का विषय नहीं है जी। जो हमारा संविधान है उसके जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं पार्ट 4 में जी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सरकार उचित समय आने पर समान नागरिक संहिता लागू करेगी जी। और इसके लिए 2, 4, 6 साल 10 साल बहुत होते थे। उसके लिए जब जवाहरलाल नेहरू जी की सरकार थी उसी समय कोशिश शुरू हुई। होना तो ये था कि असल में 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ उसी समय सारी कोशिश शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन वो कोशिश शुरू नहीं हो पाई। और कोशिश शुरू जब हुई तो बाद में जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको खाली हिंदू कोड बिल तक समेट दिया और मुस्लिम पर्सनल लॉ अलग रहने दिया कि कुछ समय देना चाहिए, जब अपने आप मांग आएगी। लेकिन हमने देखा है कि पिछले 70 सालों में लगातार इस तरह की बातों से अलगाव बढ़ता चला गया। और हिंदुस्तान में देखिए ऐसा है, मोस्टली जो मुस्लिम्स हैं यहीं बेसिकली यहीं से कन्वर्ट हुए हैं, यहीं से पैदा हुए हैं। हम ये भी मान लें कि आप 800 साल पहले उज्बेकिस्तान से आए, कजाकिस्तान से आए, ईरान से आए, कहीं से आए, तो ऐसी परंपराएं जो वहां पर भी गैर प्रासंगिक हो गई हैं। मतलब यहाँ उन चीज़ों की मांग करना जहाँ उज्बेकिस्तान में आज नहीं है, ईरान में आज नहीं, कजाकिस्तान में आज नहीं है, अरब में नहीं है, ऐसी बात करना अलगाववाद के अलावा कुछ नहीं है और इन सबसे उभरने की जरूरत है। तीसरी सबसे बड़ी बात जिसका जिक्र बार बार आया है, नरोत्तम मिश्रा जी ने भी कहा है कि शाहबानो मामले में एक बड़ा फैसला आया था और सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला नजीर बनता देश भर में एक बड़े परिवर्तन के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण की राजनीति के लिए अपने मंत्री तक को हटा दिया था। उस समय आरिफ मोहम्मद खान साहब जो उस परिवर्तन के पक्षधर थे और एक बड़े परिवर्तन को, देश को जो एकात्मता की तरफ बढ़ सकता था उस पर बढ़ाने की बजाय अलगाववाद की तरफ झोंक दिया। और शाहबानो का जो सुप्रीम कोर्ट ने मुआवजा तय किया था, जो दीपक जी टाइमिंग पर सवाल है। जी नहीं, टाइमिंग का सवाल देखिए ऐसा है, मैंने कहा ना 26 जनवरी 1950 को लागू हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारी चीजें अगर उस दिन नहीं हो पाई हैं तो जिस समय उचित समय लगेगा, जिस समय उचित समय लगेगा और कोई भी हिंदुस्तान में जब परिवर्तन होगा तो जनता की अदालत में जाके होगा और जनता की अदालत में तो चुनाव में पहुंचते हैं। ठीक बात है। संगीता शर्मा जी, क्या स्टैंड है कांग्रेस का, इस पर आना चाहिए या नहीं? देखिए प्रशांत जी, सबसे पहले तो यही स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी गुमराह कर रही है और कई मीडिया चैनल्स भी इस बात को कह रहे हैं कि कांग्रेस विरोध कर रही है, पर मैं आपको यहाँ पर ये सीधे तौर पर स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि कांग्रेस ने विरोध नहीं किया है और ना विरोध करेगी। अब मैं आपको बता देना चाहती हूँ विरोध किस बात का है। विरोध इस बात का है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रोपेगेंडा कर रही है,
किस तरीके से जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते वैसे वैसे इस मुद्दे को बार बार उठाया जाता है और इसका राजनीतिकरण किया जाता है। अभी आप देखेंगे कि गुजरात के अंदर 1 साल जब चुनाव को बचा था तो गुजरात में इस यूसीसी को लेकर आ गए, बयानबाजियां की, मंचों से जोर जोर से चिल्लाया और उसके बाद नतीजा क्या हुआ, चुनाव नजदीक आ गए। चुनाव जीतने के बाद ये उसको 4 साल तक भूल जाएंगे। मैं बात करना चाहती हूँ शिवराज सिंह चौहान जी की। कल मंच से मामा है करके चिल्ला रहे थे यूसीसी के बारे में। शिवराज जी के पास तो पर्याप्त समय था, 18 सालों से उनकी सरकार है, 4 बार के मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश की जनता की क्या गलती है आपको बनाकर दिया, फिर भी आप यूसीसी लागू नहीं कर पाए। अब बात करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की। अब नरेंद्र मोदी जी की सुन लीजिए, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में 2019 में कहा था कि यूसीसी लेकर आएंगे। 4 साल से प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, केवल मन की बात कर रहे हैं, उसके अलावा उन्होंने कोई बात नहीं की। 2 करोड़ रोजगार देंगे, वो नहीं दिया। उन्होंने तो कहा था 15-15 लाख देंगे, वो नहीं किया था। अब हम बात कर रहे हैं यूसीसी की, तो हम यूसीसी पर ही चर्चा करें, क्योंकि कांग्रेस पार्टी संविधान को मानती है और भाजपा संविधान को नहीं मानती है। अभी दीपक विजयवर्गीय जी कह रहे थे कि उस समय ही कर देना चाहिए था, तो मैं इनकी जो क्वेश्चन है उसको दुरुस्त कर देती हूँ कि समय काल और परिस्थिति को देखकर समय समय पर संविधान में बदलाव किया जाता है। अब जब आप लगता है कि समान सिविल कोड होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए। संविधान में भी स्पष्ट तौर पर लिखा है, बीजेपी के लिहाज से अभी समय काल परिस्थिति है। ठीक है, एक रिएक्शन दीपक जी, इसके बाद मैं दिनेश जी के पास जाऊंगा। दीपक जी, छोटा रिएक्शन। संगीता शर्मा जी इस बात को अगर स्वीकार करती है, आ रहा हूं संगीता जी, आ रहा हूं आपके पास। संगीता शर्मा जी और कांग्रेस पार्टी अगर इस बात को स्वीकार करती है कि आज उसके लिए उचित समय है, उचित परिस्थितियां हैं, तो आज लागू किया जा रहा है, तो अच्छी बात है। सभी पक्षों के समर्थन से वो आगे बढ़नी चाहिए बात। देखिए दीपक जी, सभी पक्षों के समर्थन से आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक कांग्रेस ने गलत स्टैंड लिया, उसको सुधार लिया, ये अच्छी बात है, इसका स्वागत है अगर कांग्रेस ने ऐसा किया है। देखिए संविधान के अनुसार चलती है कांग्रेस पार्टी। ठीक है संगीता जी, संविधान के अनुसार ही काम होगा, संविधान के अनुसार ही काम होगा। ठीक है दिनेश जी हमारे साथ चर्चा में। दिनेश जी, वाकई में यह भी केवल सियासी चर्चाएं हैं, सियासी एजेंडा है, या फिर लगता है कि इससे आगे की कोई प्रोसेस भी या बीजेपी के अंदर खाने भी कुछ शुरू हो गया है? देखिए बिल्कुल प्रशांत जी, ये मामला तो सियासी है, लेकिन अब इसे कहीं ना कभी तो आपको यथार्थ के धरातल पर लाना होगा। आप देखिए जो 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, कश्मीर का और 3 तलाक का, भारतीय जनता पार्टी ने उसको बड़ी सफलतापूर्वक कर दिया है। और अभी आप देखिए समय देखिए, भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे के अनुसार है, यदि उसका लोकसभा और राज्यसभा में बहुमत है तो इससे अच्छी परिस्थितियां उसके पास कब होंगी अपना एजेंडा पूरा करने के लिए। यदि वो कॉमन सिविल कोड लाना चाहती है तो इसको तुरंत, मुझे लगता है कि इसको इस बारे में जो भी कोड प्रस्तुत करना है, ये कानून की बात नहीं हो रही है, ये कोड की बात हो रही है। जो भी कोड प्रस्तुत करना है लोकसभा और राज्यसभा में उसको प्रस्तुत करें। लेकिन ये जो राज्यों में जिस तरह से एजेंडा चल रहा है, आप देखिए ये क्या राज्य का विषय है प्रशांत जी, कि उत्तराखंड का चुनाव होता है तो उत्तराखंड में बात आ जाती है, गुजरात का चुनाव होता है गुजरात में बात आ जाती है, अब मध्य प्रदेश में बात हो रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में अगले साल चुनाव है। और जो अगले साल तो अब चूंकि कुछ दिनों की बात है, इसके बाद 2024 का लोकसभा चुनाव है, तो ये जो राज्यों से केंद्र की तरफ जा रहे हैं, तो ये विषय मुझे लगता है केंद्र सरकार का है। यदि कुछ भारतीय जनता पार्टी उसको गंभीरता से 24 से पहले लागू करना चाहती है यूसीसी को, तो उसे अभी मुझे लगता है सत्र विधान लोकसभा का आने वाला है, उसमें कुछ ना कुछ एक्सरसाइज होगी, या फिर उसी तरह का होगा जैसे कश्मीर के मामले में अचानक एक बिल आया था और उसे लागू कर दिया गया था। तो निश्चित तौर पर ये सियासी एजेंडा है, और ये जो राज्यों के हिंदी भाषी राज्यों के विधानसभा चुनाव के अलावा लोकसभा चुनाव की भी ये तैयारी है, जो 2024 का चुनाव है उसमें ये महत्वपूर्ण मुद्दा होगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। कुछ और पहलू जिन पर आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन खुर्रम साहब एक सवाल और है। बहुत सारे मुस्लिम राष्ट्रों में समान नागरिक संहिता लागू है, इंडोनेशिया उनमें शामिल है, बांग्लादेश शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, कई और ऐसे राज्य हैं या देश हैं, वो लंबी सूची है। देश में, भारत में क्यों नहीं? क्या आपत्ति, क्यों? आपने रिसर्च की होगी जी, आपकी रिसर्च शायद ये बता रही है, लेकिन एक्चुअल फैक्ट, यथार्थ के धरातल की बात की है दिनेश गुप्ता जी ने, और कैलाश विजय, वो दीपक विजय, सियासी दल वो सियासत करेंगे। खुर्रम साहब मेरी बात पूरी सुन लीजिए, अगर आप मुझे बोलने का मौका दें तो। देखिए, हिंदुस्तान में कानून का राज है कि जंगल का राज है, पहले तो ये तय करना पड़ेगा। और हम कानून का राज चाहते हैं कि जंगल राज की तरफ वापस जाना चाहते हैं। आर्टिकल 25
उसमें सबको अपने अपने धर्म के उसूलों का पालन करने की आज़ादी है, क्योंकि हिंदुस्तान जो है बहुधार्मिक राष्ट्र है जी। सिर्फ मुसलमानों का, सिर्फ हिंदुओं का, सिखों का, ईसाइयों का नहीं है। जो जिन देशों की आप बात कर रहे हैं वहां पर बहुमत किसी एक धर्म के लोगों का है, ठीक है ना जी। तो वहां जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हुआ तो वो जो दूसरे अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं उनका कोई अधिकार नहीं, उनके अधिकारों का हनन कर दिया गया जी, ठीक है ना जी। हिंदुस्तान में जो सनातन मैरिज एक्ट है उसमें फेरे लिए जाते हैं, तो अब ईसाई क्यों कबूल करेंगे, सिख क्यों कबूल करेंगे इस बात को, मुसलमान क्यों कबूल करेंगे, कोई नहीं करेगा, ठीक है ना। इससे डिफरेंसेस बढ़ेंगे। हम मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, आप ये शिगुफेबाजी छोड़ के विकास की बात कीजिए ना। दवा की जरूरत तो हिंदू मुसलमान सबको है, रोटी की जरूरत हिंदू मुसलमान सबको है, वो उपलब्ध कराइए ना, रोजगार उपलब्ध कराइए। दीपक विजयवर्गीय जी, ये मसला बड़ा महत्वपूर्ण है। अब डाइवर्ट करते हैं आप मसलों को, ऐसे मसले उठाकर भ्रष्टाचार से, महंगाई से। देखिए ऐसा है कि कॉमन सिविल कोड का मसला एक बहुत महत्वपूर्ण मसला है जी। और 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ ये, तो इसके 2 टुकड़े हो गए। बाद में जो दूसरा टुकड़ा था उसके और 2 टुकड़े हो गए। तो ये टुकड़े इसलिए हुए थे क्योंकि इस देश में एकात्मता की कमी थी और इस देश के सारे नागरिक जी एक हैं। भाई वो किसी भी धर्म को माने, किसी परंपरा से पूजा करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ की महिलाओं के, यहाँ के बच्चों के, सबके अधिकार बराबर हैं। और ये सारी जो चर्चा है ये हमने सब समेट दी है खाली विवाह के मसले के ऊपर कि 4 शादियां मुसलमान करें, मुसलमान पुरुष। खाली शादी का मसला नहीं है, तलाक का मसला है, महिलाओं को संपत्ति में क्या अधिकार मिले, कैसे अधिकार मिले, उसका मसला है। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे मसले, समानता के मसला, लेकिन ये बताइए ना, केवल चर्चा तक बात रह जाएगी या अंजाम तक पहुंचेगी? सिविल राइट्स की जितनी भी बात है, तो मैं समझता हूं कि मुस्लिम महिलाओं के अधिकार केवल मुस्लिम होने की वजह से कम नहीं हो जाते। और ये खाली मुसलमान पुरुषों के अधिकार का मामला नहीं कि जब वो ओके करेंगे तभी होगा, क्योंकि अभी हमने 3 तलाक का मामला देखा। इस देश में लाखों महिलाएं कॉमन सिविल कोड ना होने की वजह से पीड़ित रही हैं, वो सारी मुस्लिम महिलाएं हैं। लेकिन चूंकि इस्लामी समाज जो है पुरुषत्व प्रधान है, उनकी गवाही तक को पूरी नहीं मानता है और आज भी सुधार करने को तैयार नहीं है। तो मैं समझता हूं कि एक पर्याप्त समय मिला है। दुनिया के 50 से ज्यादा मुस्लिम देश हैं जिसमें 40 से ज्यादा ने सुधारों को लागू कर दिया है, लेकिन भारत के मुसलमान 1400 साल पहले रहना चाहते हैं, इनकी लीडरशिप। तो आज बदलाव की जरूरत है, तभी देश आगे बढ़ेगा। एकात्मता की जरूरत है, अलगाव की जरूरत नहीं है। तभी देश आगे बढ़ेगा। एक मिनट, कम शब्दों में सर, दीपक विजयवर्गीय साहब जो अपने हिसाब से बात पेश कर रहे हैं 1400 साल पुरानी और ये और इस्लाम पर अपने हिसाब से जो आक्रमण या हमला कर रहे हैं, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। अगर इस्लाम में 4 शादियां करने का अधिकार है, ठीक है ना, तो आप जिनको अपना सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं, हम भी मानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी, उनके पिताजी राजा दशरथ की 4 बीवियां थी, क्या उसको भी गलत कहेंगे आप? अरे हम आज की बात ही नहीं कर रहे, 14 साल पहले की बात नहीं कर रहे, हम 5000 साल की बात दूसरी है। हम तो आज की बात कर रहे हैं, हम आज की बात कर रहे हैं। आज की शादी सम्मान, आप 5000 साल पुरानी बात करना चाह रहे हो, सम्मान देने की बात है। अरे आप 5000 साल पहले के युग में ले जाना चाह रहे हो, हम कह रहे हैं आज के युग में समझो। 1400 साल पहले अरब में जरूरत होगी, इराक में जरूरत होगी, आज हिंदुस्तान में जरूरत मिलता है। बगैर शादी का ही हो रहा काम, उसको तो रोकने की कोशिश नहीं है। लिव इन रिलेशनशिप को, जो यहूदियों का तरीका है, जो ज्यूस का तरीका है। ठीक है खुर्रम साहब, उस पर भी चर्चा कर लेंगे, उस पर भी हो जाएगी चर्चा कभी। ठीक है, बात पे भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए ऐसा है कि इसके पहले एक महत्वपूर्ण कानून आया था सीएए का, उसमें प्रावधान यह था कि अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पूरी बात सुन लीजिए, उनकी बात का जवाब दे रहा हूं मैं, लेकिन प्रासंगिकता बढ़ाना जरूरी है। कानून आया था, उस कानून को रोकने के लिए, संगीता जी कुछ कहना चाहते हैं रोकने के लिए, ये जो 2 समस्या संगीता जी, जो खुर्रम साहब ने 2 समस्या गिनाई, जिहादी तत्व तो आगे आ ही गए, लेकिन होमोसेक्सुअलिटी का समर्थन करने वाले, लिव इन का समर्थन करने वाले, ये तीनों लोग गैंग बना के आगे आ गए। दीपक जी छोड़ दीजिए उस मसले को, संगीता जी। जी देखिए प्रशांत जी, सबसे बड़ी बात मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करना चाहती है। इस पूरे मुद्दे को लेकर केवल चुनावी जुमला है इनका। और मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ, इस पर शिवराज सिंह चौहान केवल शादी को लेकर आ रहे हैं, जबकि इसमें संपत्ति भी है, संतान भी है, गोद लेना भी है, और इसके अलावा आप बताइए तलाक भी है और विवाह भी है।
अब इन 4 चीजों को नहीं लेकर केवल शादी के मसले को लेकर ये ध्रुवीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं। और साथ में ये भी बता देना चाहती हूँ कि मुस्लिम लॉ बोर्ड का अलग कानून है, ईसाइयों का अलग है और पारसी का भी अलग है। और जब हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि इस पर बदलाव किया जा सकता है आर्टिकल 44 में, तो उसके अनुसार करें। इस पर सियासत क्यों की जा रही है, राजनीति क्यों की जा रही है, ध्रुवीकरण क्यों किया जा रहा है? तो यही है। आप लोग सियासी दल है ना, अगर कोई डिसीजन लेंगे तो उसके सियासी लाभ तो लेंगे। देखिए या फिर आप भी एक बात अभी कर रही थी संगीता शर्मा जी, आप विरोध नहीं करते हैं, सबसे ज्यादा सत्ता में आप लोग रहे, आप लोगों के पास विकल्प था ना इसे लागू करने का। देखिए हमने तो प्रयास किए, यदि सबकी सहमति के ले लेते हैं और हम भी तैयार हैं, अगर ये सबकी सहमति ले लेते हैं तो सबकी सहमति लेकर करें, बिल्कुल करें, पर इसको चुनावी सियासत के तौर पर ना लें। एक लाइन देश में फिर से नफरत फैलाने का काम। एक लाइन की बात यह है कि आप जिसको पॉलिटिक्स करना कहते हैं, असल बात यह है कि किसी भी इशू को लागू करने के लिए, किसी भी रास्ते बढ़ने के लिए एक पब्लिक ओपिनियन की जरूरत पड़ती है और इसके लिए पब्लिक डिबेट ये चर्चा हो रही है। ठीक है, बीजेपी का ये मत है, बीजेपी का ये मत है। ठीक है, माफी चाहूंगा दिनेश जी के पास जाऊंगा मैं। दिनेश जी, 2 बातें समझना चाहूंगा। एक तो ये जो जिक्र आरिफ मसूद जी कर रहे थे कि भाई नॉर्थ ईस्ट में अलग राज्यों में अलग अलग कानून है इसी को लेकर, दूसरा ये आदिवासियों के अलग कानून है, उसे कैसे मैनेज करेंगे अगर कॉमन सिविल कोड आता है। दूसरा ये कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में 370 का आपने जिक्र किया था, राम मंदिर, 3 तलाक, ये सब पूरे हो गए, बारी इसी की है। तो क्या ये सारी चर्चाएं 24 के लिए हैं दिनेश जी? निश्चित तौर पर राजनीतिक दल जो है वो अपना चुनावी एजेंडा भी देखेगा प्रशांत जी, उनमें उसमें कोई बुराई भी नहीं है। यदि उनका एजेंडा है तो वो अपने उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं और उस पर उनको बहुमत मिला हुआ है, उस पर वो काम कर रहे हैं। देखिए आरिफ मसूद जी जो बात कर रहे हैं वो यदि ये भी उदाहरण देते थे कि बोहराज मुस्लिम समाज है, उनके यहाँ भी कुछ चीजें जो है अलग हैं, वो अपने कुछ चीजें उनकी हिंदू समुदाय से मिलती जुलती चीजें हैं। तो जब कॉमन सिविल कोड की बात हो रही है तो जो सारी चीजें, मुझे लगता है कि जो कमेटी की बात हो रही है वो इस बात पर हो रही कि अलग अलग जगह कोई चीजें फैली हुई है तो उसको एक रूपता कैसे हो और जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उसे कैसे लागू किया जाए। अन्यथा कमेटी की क्या जरूरत थी, वो तो लागू कर देते। जो कमेटियां अलग अलग जगह बन रही हैं वो उसके पीछे शायद यही होगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हैं जो समुदाय में अलग अलग हैं, आदिवासियों में अलग है, मुस्लिम में अलग है, हिंदुओं में भी हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीजें हों जिनको यूनिफॉर्म सिविल कोड के दायरे में ला रहे होंगे। और फिर उसको वो किस तरह से लागू करते हैं, क्या बंधनकारी रखते हैं या फिर लिबरल रखते हैं, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही थी। वोहरा समुदाय मुस्लिमों में भी अलग अलग प्रथाओं को मानता है। बहरहाल कमेटियां इसीलिए बनी हैं और चर्चाएं होंगी तो जाहिर है कि कुछ सॉल्यूशन भी कमेटियां निकालेंगी। अब देखना होगा कि वाकई ये केवल चर्चाओं तक रह जाता है या 24 के पहले कुछ कॉन्क्रीट भी नजर आता है। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का, खुर्रम साहब, दिनेश गुप्ता जी, दीपक विजयवर्गीय जी, संगीता शर्मा जी, बहुत धन्यवाद। महाडिबेट में बस इतना ही।